अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उस्मा, हाउ आर यू? I'm good, thank you. अच्छा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन अपने इस वेबसाइट का दे दूं कि बेसिकली हम लोग का फोकस जो है वो स्कूल गोइंग प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा है। और इस वेबसाइट के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे इश्यूज जो पाकिस्तान में ज़्यादा डिस्कस नहीं होते या इतनी डिटेल्स उसकी अवेलेबल नहीं होती, ज़्यादातर हमें बाहर की वेबसाइट्स पे रेफर करना पड़ता है। तो हमारा मकसद ये है कि हम उन इश्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें ताकि पेरेंट्स में अवेयरनेस ज़्यादा बढ़े। आपका माशाल्लाह से बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। थोड़ा सा मैं ये चाहूँगी कि स्टार्ट में आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताएं, थोड़ा सा अपने कहाँ-कहाँ पे आपने कितने इनिशिएटिव्स लिए हुए मैं देख रही थी, 2-3 इनिशिएटिव्स आपके स्टार्ट हुए में, तो थोड़ा सा अपने बारे में हमें पहले बताएं। ठीक है, मेरा नाम उज़्मा सदाकत है और बाय प्रोफेशन मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मुझे काम करते हुए बतौर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के 18 साल हो चुके हैं। मेनली मेरा काम जो है वो पेरेंट्स के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ रहा और फैमिली थेरेपी के हवाले से, फैमिली काउंसलिंग के हवाले से रहा। एंड लास्ट ईयर मैंने 2 इनिशिएटिव स्टार्ट किए, जिसमें एक तो फैमिली फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जिसमें हम कपल काउंसलिंग, इसके अलावा पेरेंटिंग सॉल्यूशंस और टीम्स की काउंसलिंग के ऊपर तवज्जो देते हैं। एंड सेकेंडली जो हमारा इनिशिएटिव है वो विमेन रिट्रीट है, जिसमें हम खास तौर पर यंग बच्चियों की और खवातीन की जो पर्सनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग है उस पे तवज्जो देते हैं और वो करने की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो उस्मा, आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है, आई एम श्योर आपने इसमें काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स जो आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। आपकी वेबसाइट पे मैं देख रही थी आप लोग की ट्रेनिंग सेशन में बच्चों से रिलेटेड स्क्रीन टाइम थोड़ा आजकल इशू पेरेंट्स का बड़ा कंसर्न बन गया है। पहले भी कंसर्न था बहुत ज्यादा, जिस तरह मोबाइल डिवाइसेस, आईपैड्स, लैपटॉप्स। मेरी खुद 9 साल की बच्ची है, तो एंड शी इज वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू कोडिंग प्रोग्रामिंग, तो अब तो उसका सारा फोकस ही स्क्रीन पर होता है। तो अब जब ये पेंडेमिक, जिस तरह कोविड-19 का दोबारा से एक सेकेंड वेव पाकिस्तान में आई है, तो स्क्रीन टाइम का एज पेरेंट मेरा खुद बहुत बड़ा कंसर्न है कि सुबह से लेके दोपहर तक बच्चे स्क्रीन पे बैठे रहते हैं और उसके बाद उनको अपना फन टाइम के लिए भी स्क्रीन चाहिए होता है। तो आपने वैसे बिफोर द कोविड आपने अपने एक्सपीरियंस में किस तरह देखा है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स पाकिस्तान में स्क्रीन टाइम का इश्यू कैसे बढ़ा है यंग बच्चों में, और ये कि उसके क्या क्या इफेक्ट्स आपको देखने में मिले हैं, सीरियस कंसर्न्स जो पेरेंट्स के लिए होते हैं? एक्चुअली आई थिंक 2000 के बाद जो एक डिजिटल वर्ल्ड में हमने स्टेप इन किया और इंटरनेट की दुनिया से हमारा तारुफ हुआ, तो हर शख्स के पे मोबाइल जो है उसकी होना शुरू हुई। पहले घर में एक टेलीविजन होता था, उतने लोगों के पास सेल फोन है। इसका मतलब है कि उतने ही लोग जो है वो इंटरनेट के थ्रू एक वर्चुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है। शुरू में ज्यादातर ये कहा जाता था कि छोटे बच्चों का काम नहीं है, जो मोबाइल फोन हैं ये बड़ों तक महदूद रहने चाहिए। फिर टैबलेट्स वारिद हुए तो हमें पता चला कि छोटे बच्चे जो हैं वो फोनिक्स वहां पे सीख सकते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम हैं जो कि वो लर्न कर सकते हैं। एंड इवेंचुअली हम पेरेंट्स ने ये एक्सेप्ट किया कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी मोबाइल्स के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी बेहतर चीजें सीखने की तरफ जा सकते हैं। पर जैसे मैंने बात की कि डिजिटल वर्ल्ड में हम स्टेप इन किए तो हमारे पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। यानी हमारे हाथ में सेल फोन आया तो उसका मतलब था कि आप किसी भी महफिल में चले जाएं तो हर शख्स अपने सेल फोन के अंदर गुम होता है और वहां पे वो एक वर्चुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड होता है। बट जो रियल वर्ल्ड उसके इर्द गिर्द है, जो बहन भाई हैं या रिश्तेदार हैं, वो उनके साथ उतना कनेक्टेड जो है वो नहीं नजर आ रहा होता। सो हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी सीखने की जरूरत है, क्योंकि अब इंटरनेट जो है या सेल फोन जो है या कंप्यूटर जो है ये हमारी जिंदगी का लाजुम और मलजूम हिस्सा है। और मेरे ख्याल में जो भी लोग वर्चुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड नहीं है तो हम उन्हें थोड़ा अब बैकवर्ड कंसिडर करते हैं, बिकॉज हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं और उन लोगों के पास कम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे डोंट नो। तो आई थिंक हमें ये तो मानना पड़ेगा कि ये जो इंटरनेट की दुनिया है, इट हैज सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन, बहुत सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर हैं। बट सवाल ये पैदा होता है कि अब इसका तारुफ हम अपने बच्चों से कैसे करवाएं ताकि ये जो नई इंफॉर्मेशन है, ये जो नई दुनिया है, वो उससे फायदा तो पूरा उठा सकें, लेकिन जो उसके नुकसानात हैं उसको वो एज मच एज दे कुड लेस देम, तो वो उसको लेसर बनाने की तरफ जाए। बच्चों को ये ज्यादा सिखाने की जरूरत है कि स्क्रीन
टाइम जो है वो गुड स्क्रीन टाइम क्या है और बैड स्क्रीन टाइम क्या है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई थिंक हम पेरेंट्स को ये पता होने की जरूरत है कि गुड स्क्रीन टाइम बच्चों को हम कैसे क्रिएट करें और कैसे अपने बच्चों को और खुद भी जो बैड स्क्रीन टाइम है उससे इज्तनाब कर सकें। अच्छा, तो ठीक है डॉक्टर उसमा, इसमें फिर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली बहुत ज्यादा हुई कि जो डिजिटल लिटरेसी की टर्म हम लोग यूज करते हैं कि बच्चों को डिजिटल लिटरेसी के बारे में, मतलब एज एन आपको उनको डिफरेंट चीजों की नॉलेज देनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी का यूज किस तरह करना है, क्या क्या अप्रोप्रिएट है, क्या क्या नहीं। तो उसमें तो पहले पाकिस्तान में खासतौर पे जैसे जनरेशन गैप बड़ा डिफरेंट है वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले में। यहाँ पे अडेप्ट बहुत देर में करते हैं पेरेंट्स, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लगता है कि पहले ज्यादा उनकी बनती है कि पहले वो खुद डिजिटल लिटरेसी मतलब एज इन दे शुड बी मोर लिटरेट अबाउट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, और फिर वो बच्चों की तरफ फिर उनको सही ट्रेन कर सकते हैं, फिर सही उनको सिखा सकते हैं? देखिए, दुनिया का एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि हर वो शख्स जो ज्यादा जानता है दूसरों से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा बनती है। और जब हम पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो पेरेंट्स चूंकि अपने बच्चों से यूजुअली 25 साल उम्र में बड़े होते हैं, 25 साल तजुर्बा भी उनका ज्यादा होता है, और अगर वो पढ़े लिखे हैं तो डेफिनेटली वो अपने बच्चों को गाइड बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिलेशनशिप में ज्यादा आयद होती है कि उन्होंने ही अपने बच्चों को ट्रेन करना है कि वो कैसे स्क्रीन टाइम से फायदा ज्यादा उठा सकते हैं और जो नुकसानात हैं उनसे कैसे वो ज्यादा से ज्यादा बच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपके एक्सपीरियंस में अभी तक फिजिकल और इमोशनल कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हैं जो आपने बच्चों में ज्यादा देखे हैं, ज्यादा स्क्रीन टाइम पे? इससे पेरेंट्स को भी अवेयर होने की जरूरत है कि खाली इसमें ये नहीं है कि वो कंटेंट कैसा देख रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। गेम्स में भी बहुत डिफरेंट किस्म कंटेंट होता है, लेकिन उसके अलावा फिजिकल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पे ज्यादा पाकिस्तान में इतना असल में फोकस नहीं किया जाता। तो आप अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा हमें बताएं कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, फिजिकल भी थोड़े से मेंशन करें। अच्छा, एक तो मेरे ख्याल में हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये जो बच्चों का ज्यादा स्क्रीन टाइम का डिमांड करना या उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये दुनिया भर के अंदर बच्चे जो हैं ये करते हैं। और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें पेरेंट्स का कामकाज में बिजी होना या पेरेंट्स का इतना टाइम ना निकाल सकना कि वो बच्चों के साथ स्पेंड अच्छे तरीके से कर सकें। तो उन्हें आसान एक रास्ता लगता है कि वो बच्चे को कोई ना कोई स्क्रीन हैंड ओवर कर दें ताकि वो किसी ना किसी तरीके से बिजी रहे और उन्हें तंग ना करे। पाकिस्तान में पर्टिकुलरली माएँ जो हैं वो इसलिए भी बच्चों को स्क्रीन ज्यादा थमाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो स्क्रीन नहीं थमाएंगी तो बच्चे क्राइसिस पैदा करेंगे, और चूंकि माओ को क्राइसिस मैनेज करना नहीं आते तो वो समझती हैं कि अच्छा आप बच्चे को दे दे। मैंने अक्सर देखा है कि जब भी किसी के घर हम विजिट करते हैं तो वहां पे बच्चे खास मौका ढूंढ रहे होते हैं कि वो फौरन उस टाइम पे आके अपनी अम्मी को कहेंगे कि मुझे सेल फोन दे दें, जब खास तौर पे उनके पास मेहमान बैठे होंगे और वो बहाने से मांग रहे होते हैं, आपने कहा था ना वो फला ऐप डाउनलोड कर देना तो मुझे फोन दे दें ताकि मैं वो कर दूं। तो माएँ जो है वो उन्हें चुप कराने के गर्ज से सेल फोन हैंड ओवर कर देती हैं। या मैंने अक्सर देखा है कि सोशल गैदरिंग्स में जहाँ पे माएँ अपने बच्चों को लेकर जाती हैं तो उनके साथ साथ टैबलेट्स भी होते हैं ताकि जब वो सोशलाइज कर रही हों तो बच्चे जो है वो टैबलेट्स लेकर बैठे रहें और उन्हें तंग ना करने की तरफ जाएं। तो माएँ हमारे यहाँ तो एक आसान रास्ता जो है वो ढूंढती हैं टू कीप देम बिजी। बट जहां तक साइकोलॉजिकल या फिजिकल इफेक्ट की जरूरत है, आमतौर पे रिसर्चर्स ये हमें बताती हैं कि जो छोटे बच्चे हैं 4 साल की एज तक के बच्चे यूजुअली वो 4 घंटे स्क्रीन टाइम के ऊपर स्पेंड करते हैं, और जो 13 साल की उम्र के बच्चे हैं वो जनरली देखा गया है ग्लोबली जो रिसर्चेज हुई हैं कि 5 से 6 घंटे स्क्रीन के ऊपर स्पेंड करने की तरफ जाते हैं। इसका मतलब है कि ये दौरानिया जो है ये पेंडेमिक के अंदर और ज्यादा बढ़ने की तरफ जा होगा। तो इतना ज्यादा जो स्क्रीन के साथ जुड़े रहना है, और स्क्रीन से मेरी मुराद सिर्फ सेल फोन या टैबलेट नहीं है बल्कि कंप्यूटर का स्क्रीन भी है, और टेलीविजन जो हमारे घरों में जो है वो एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह चलता रहता है लाउंज के अंदर, और पेरेंट्स अपने अपने काम कर रहे हैं, बच्चे भी काम कर रहे हैं, बट आई डोंट नो समहाउ टेलीविजन उन्होंने जरूर जो है वो ऑन रखा होता है। तो ये जो इतना ज्यादा स्क्रीन के साथ जुड़े रहना है, ये बच्चों के अंदर सोशलाइजिंग करने की जो एबिलिटी है, सोशल स्किल्स सीखने की जो एबिलिटी है, उसको डिक्लाइन काफी करता है क्योंकि बच्चे का वास्ता जो है वो स्क्रीन के साथ है। सोशल स्किल्स बच्चा तभी लर्न कर सकता है
जब वो लोगों के साथ रियल टाइम में इंटरेक्ट करने की तरफ जाता है। बिल्कुल। नंबर 2, बच्चों के अंदर ओबेसिटी काफी ज्यादा देखी जाती है कि जो बच्चे बैठे रहते हैं वीडियो गेम्स के सामने और स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, तो वो जो भी खाते पीते हैं, माएं ला के देती हैं, वो यूजुअली पास ही रख के तो बैठ जाते हैं, खा लेते हैं, खाने के बाद भी वो स्क्रीन के साथ जुड़े रहते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से उनका वजन भी उनकी एज से ज्यादा बढ़ा हुआ आपको नजर आता है। इसके अलावा बच्चों के जो फिजिकल एक्टिविटी है वो लेसर होने की तरफ जाती है। एंड देन बच्चों के अंदर जो कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है कि बच्चे किसी एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, अगर वो होमवर्क भी कर रहे हैं तो उनकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट होती जा रही है। इसकी बुनियादी फैक्टर पीछे ये है कि चूंकि स्क्रीन के ऊपर हम वक्त चीजें बड़ी तेजी के साथ चेंज होती जा रही हैं। डोपामिन डोज जिसे कहते हैं ना, जो है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड्स के अंदर स्क्रीन चेंज होती जा रही है। सो बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन के प्रॉब्लम्स जो हैं वो वक्त के साथ साथ काफी आपको बढ़ते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर आपने देखा होगा कि माएं जरा सा बच्चे से स्क्रीन पीछे करती हैं तो बच्चे चिड़चिड़ापन दिखाते हैं, लड़ाई झगड़े की तरफ जाते हैं, आर्गुमेंट्स करते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ लड़ाई ज्यादा करने की तरफ जाते हैं। तो ये बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि बच्चों को फेस करना पड़ते हैं। अगर उनका स्क्रीन टाइम जो है वो उनकी जो एज अप्रोप्रिएट लिमिट है उससे ज्यादा होगा तो डेफिनेटली ये सारे मसाइल जो हैं वो आपको वक्त के साथ साथ उनके अंदर नजर आएंगे। तो ये आजकल स्कूल्स जैसे अब ऑनलाइन हो गए हैं तो उसमें सुबह एटलीस्ट 9:30 या 9 o'clock से स्टार्ट होके 1:30 बजे तक स्कूल रहता है। तो अभी जैसे मैं एग्जांपल अपनी बेटी की ले सकती हूँ कि उसका इंटरेस्ट वैसे भी इस तरह के प्रोग्रामिंग वगैरह की तरफ था, तो उसका हमने काफी ज्यादा कोर्सेज वगैरह भी करवाए थे, बल्कि पेंडेमिक के दौरान ही हमने स्टार्ट कराए थे कि चलो कुछ कर रही है तो कोई ढंग का काम कर ले, कुछ सीख ले, बेसिकली बजाय इसके वो गेम्स और यूट्यूब वीडियोस पे टाइम स्पेंड करे। लेकिन अब मेरा कंसर्न यही होता है कि सुबह उसका उस एक्टिविटी से रोक भी नहीं सकते क्योंकि वो काम मतलब प्रॉपर कर रही होती है, एनिमेशंस बनाएगी या कुछ कर रही है। तो मुझे समझ ये नहीं आता है कि उसमें 9 से 1:30 बजे तक जब बच्चे स्कूल करेंगे तो उसके बाद भले थोड़ी सी ब्रेक ले लें, लेकिन फिर उनको स्क्रीन अपना खेलने के लिए या किसी भी और एक्टिविटी के लिए पेरेंट्स को देना पड़ता है। तो जो साइंटिफिकली प्रूवन एज लिमिट्स है, सॉरी स्क्रीन टाइम लिमिट्स है पर एज, सब कहते हैं टॉडलर्स के लिए इतने घंटे, उसके बड़े, तो वो तो पूरा कॉन्सेप्ट ही हमारा डिस्टर्ब हो गया आजकल। तो उसमें आप मतलब क्या किस तरह की सजेशंस आप लोग आजकल लोगों को देंगे कि किस तरह पे वो लिमिट करें? ये भी नहीं कह सकते कि स्कूल के टाइम तुमने स्क्रीन देखा था तो बस अब बंद खत्म। तो उसमें आप थोड़ा सा अच्छा, कुछ बातें जो है वो स्कूल्स वालों को भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। लेट्स से अगर स्कूल में बच्चा जो फिजिकली अपीयर होता था 8 घंटों के लिए या 6 घंटों के लिए और अब वो सारी की सारी लर्निंग जो है वो ऑनलाइन है, तो इसका मतलब है कि स्कूल को रीस्केड्यूल करने की जरूरत है कि वो कितने आवर्स जो है वो पढ़ाने की तरफ जा सके। क्योंकि स्कूल के अंदर जब बच्चा बैठ के पढ़ता है तो डेफिनेटली वो अपने डेस्क के ऊपर बैठा होता है, बाज़-औक़ात वो निकल के दूसरे जगह पे जाता है, एक्टिवली वो फिजिकली मूव करता है। फिर स्कूल के अंदर छोटे बच्चों के लिए ज्यादा ब्रेक सिस्टम भी है जिसमें बच्चे जो है वो थोड़ी बहुत एक्टिविटी के लिए बाहर जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन लर्निंग तो यहाँ पे फिर हमें आवर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा और उन आवर्स के बीच में भी कुछ ब्रेक्स हमें इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, ताकि 10 मिनट्स की ब्रेक, 15 मिनट्स की ब्रेक, ताकि उसके अंदर बच्चे जो है वो कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करने की तरफ जाएं। नहीं कर नहीं रहे स्कूल्स। हाँ, अच्छा, कुछ स्कूल जो है वो छोटे छोटे ब्रेक्स जो है वो बच्चों को देते हैं। खासतौर पे मैंने छोटी क्लासेस में देखा है कि अगर प्रेप के बच्चे हैं, 2 क्लास के बच्चे हैं, 3 क्लास के बच्चे हैं, तो दे हैव सर्टन शॉर्टर ब्रेक्स, बट उनका जो ड्यूरेशन है वो भी कम करने की जरूरत है। क्योंकि एक स्कूल की लर्निंग और जो ऑनलाइन लर्निंग है आप उसे एक जैसा कंसिडर नहीं कर सकते, यानी रूल्स एक जैसे उसके लिए नहीं होंगे। ऑल्दो के मुझे लगता है कि अब इवेंचुअली स्कूल्स की लर्निंग की तरफ लोगों की तवज्जो कम होगी और खास तौर पे जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है वो ज्यादातर लोग जो है वो ऑनलाइन लर्निंग की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि इस पैंडेमिक ने एक और चीज ये प्रूव की है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो भी उतनी ही अहम है जितनी कि कोई ऑन कैंपस एजुकेशन है। हमारे यहाँ पहले ये कॉन्सेप्ट था कि जो ऑनलाइन लर्निंग है वो लेस वैल्यूएबल है, बट दिस पैंडेमिक हैज प्रूव्ड कि जो ऑनलाइन लर्निंग है एंड ऑन कैंपस लर्निंग है दोनों इक्वली वैल्यूड हैं और जो उनके सर्टिफिकेशन या डिग्रीज हैं वो भी इक्वली वैल्यूड है। तो एक तो ये हमें बच्चों के साथ करना पड़ेगा। तो अगर बच्चे जो है वो स्क्रीन टाइम के थ्रू अपनी ऑनलाइन लर्निंग की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें फिर उनके साथ बाद में जो फिजिकल एक्टिविटी है या ऑफ स्क्रीन टाइम जो है उसको ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है, जिसमें बच्चों के पास स्क्रीन ना हो,
वो फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर जाएं, कोई आर्ट करना शुरू कर दें, कुछ क्राफ्ट छोटे छोटे घर में बनाना शुरू कर दें, और जिसमें माएँ जो है वो काफी अहम रोल जो है वो प्ले करने की तरफ जा सकती हैं। या इवन आप अपने बच्चे को किचन के कामों में इन्वॉल्व कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ कटिंग करने सिखाएं, उसे कटिंग करना सिखाएं, या उसको चाय बनाना सिखाएं, या डिफरेंट डस्टिंग करना आप सिखा सकते हैं। तो छोटे छोटे इस तरह के स्किल्स जो हैं वो बच्चों को टीच करने की तरफ जाएं। फिर उनका जो प्ले टाइम है वो स्क्रीन से हटा दें। यानी वो अगर उन्होंने ऑनलाइन लर्निंग काफी करनी है तो इसका मतलब है कि जो उनका प्ले टाइम होगा उसमें कोई भी स्क्रीन इन्वॉल्व ना रखें, और जो प्ले टाइम है उसमें साइकिलिंग करने की तरफ बच्चे जाएं, एक्सरसाइज का रुझान उनके अंदर बिल्ड करें, या जैसे मोडिंग करना है, इस तरीके की चीजें जो है आपको एक्टिविटीज उनके लिए अरेंज करना पड़ेंगी, ताकि जो उनका ब्रेन जो है वो फोकस्ड है ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू, तो वो ऑफ स्क्रीन जो है वो अदर एक्टिविटीज लाइफ में जो कि सीखना वो भी जरूरी है, उनको सीखने की तरफ ज्यादा बढ़े। तो इसमें वही बात है कि फिर से मदर्स खासतौर पे, और फादर्स तो चलो हमारे यहाँ थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट है, तो ये कि या तो जॉब पर हैं या जॉब पे नहीं भी हैं, उनका घर का ऑफिस लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं। तो मदर्स को इसमें ये कि पाकिस्तान में जनरली अपने मसलों में रहती हैं मदर्स, मेजॉरिटी ऑफ देम, या फिर उनका कोई ड्रामा टाइम होता है उसमें, मतलब उनके अपने टाइम है, मतलब उन्होंने कहा कि मैंने इतना काम किचन में कर लिया, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करती, बोलती हैं, इंस्ट्रक्शंस देंगी, स्केड्यूल भी बना देंगी, लेकिन ये कि टाइम उनको ज्यादा देने की जरूरत है। तो इसमें एक और अच्छा आपका कॉन्सेप्ट था टफ लव का, और ब्रैड बस्टर्स, आई थिंक ये दोनों सॉर्ट ऑफ लिंक्ड ही आपस में। तो वो ब्रैड बस्टर्स तो जरूर मुझे बताएं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा था। अच्छा, ब्रैड बस्टर जो है ये बेसिकली मेथोडोलॉजीज हैं, टेक्निक्स का एक सेट है जो कि छोटे बच्चों के लिए खास तौर पे इस्तेमाल माएँ जो है वो कर सकती हैं, जिनके बच्चे न्यू बॉर्न हैं एंड 4 साल की एज तक के जो बच्चे हैं, तो वो ब्रैड बस्टर से काफी फायदा उठा, हाँ, टॉडलर जो हैं उनके लिए माएँ काफी फायदा उठा सकती हैं, जिसमें डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट हैं। जैसे सबसे पहला उसमें एक जो अहम नुक्ता है वो सारी माओ को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है जिनके बच्चे खास तौर पे 4 साल की एज तक के हैं, कि हमारे यहाँ आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी छोटा बच्चा एक पैदा होने वाला होता है तो बेबी का रूम सेट होना शुरू हो जाता है। इफ इट इज अ बॉय तो उसमें हर चीज ब्लू, वॉलपेपर ब्लू, कॉट ब्लू, एंड पिलोज ब्लू, छोटे छोटे कपड़े ब्लू, तो वो सारा एक उनका सेटअप स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। एंड अगर वो गर्ल है तो वो पिंक के हिसाब से अरेंजमेंट होने की तरफ जाएंगे। तो ब्रैड बस्टर का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो माएँ एक आर्टिफिशियल वूम क्रिएट करना चाहती हैं कि बच्चा जब उनकी टमी से अलहदा हो गया, उन्होंने डिलीवर कर दिया, देन माओ को कंसिडर करने की जरूरत है कि ही और शी इज अ सेपरेट पर्सन। अब वो उसके पेट का हिस्सा नहीं है, अब वो उसकी जात से जुड़ा तो जरूर है एक रिश्ते के थ्रू, लेकिन माओ के लिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अंडरस्टैंड करना शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, खासतौर पे जब पहला बच्चा हो। तो वो बस एक आर्टिफिशियल वूम क्रिएट करने की कोशिश करती हैं, पूरे घर वालों को कहती हैं ऊंची आवाज में मत बोले, बच्चा सो रहा है, इसके करीब टेलीविजन ऑन नहीं होना चाहिए, इसके करीब जो है वो कोई ट्रक्स की आवाजें इसको नहीं सुनाई देनी चाहिए, बिकॉज ये डिस्टर्ब होगा, इसकी नींद डिस्टर्ब होगी। तो ब्रैड बस्टर का कॉन्सेप्ट ये है कि माओ को नेचुरली उसे ग्रो करने की तरफ जाना चाहिए। इस बच्चे ने इसी दुनिया में बड़े होना है, इसने ट्रक की आवाजें भी सुननी है, इसने टेलीविजन की आवाजें भी सुननी है, घर में जो और लोग हैं वो अगर लाउड बातचीत कर रहे हैं तो इसने वो सारी चीजें सुननी है। तो बच्चे को इन सारी चीजों से डे 1 से मुतारिफ होने दें। देन उसमें एक इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है कि अपने बच्चों को छोटे छोटे जो एज अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग है वो करने की इजाजत जरूर दें, ताकि वो इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ सके। देन कोई ना कोई एक डिसिप्लिन रखें जो कि वो फॉलो करने की तरफ जाए। एंड देन आई टॉक अबाउट टफ लव, तो टफ लव जरा एक यानी 4 साल से बड़े बच्चों का एक कॉन्सेप्ट है जो कि स्कूल गोइंग एज तक हम उसको अप्लाई, हाँ, जो कि हम टीन एज तक उन्हें अप्लाई करने की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये टफ लव का कॉन्सेप्ट तो आजकल तो जैसे बहुत जरूरी है, लेकिन ये कि उस टफ लव के अंदर मैं देख रही थी डिफरेंट स्टैंड्स आपने उसके बनाए हुए थे, बल्कि एक इंटरव्यू था आपका बड़ा इंटरेस्टिंग, उसमें आपने डिस्कस किया था। तो उसमें आपने शायद आई थिंक ग्रीन, लाइट ग्रीन, कुछ इस तरह 3-4 कलर्स का बताया हुआ था कि मतलब किस लेवल की, किस इंटेंसिटी का कंट्रोल पेरेंट्स को उस पर करना है। तो उसमें पाकिस्तानी पेरेंट्स जो है वो जनरली सीधा ही या तो बिल्कुल ही लीनियंट होते हैं, बहुत ज्यादा पैम्परिंग होती है बच्चों की, मतलब जैसे आप कह रही थी कि फौरन टैबलेट पकड़ा दिया, फौरन फोन पकड़ा दिया, ये वाला एटीट्यूड होता है, या फिर बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो वो उसमें जैसे अभी हम लोग स्क्रीन टाइम की बात कर रहे हैं, तो उसमें यही होता है कि आपने एकदम जोर का डांट दिया कि नहीं बंद करो उसे कंप्यूटर को। 2-3 दफा मुझे भी फेस करना पड़ा कि जो गुस्सा में डांट दिया, फिर देखा बच्चा रो रहा है, तो थोड़ी देर बाद आप मतलब आपने क्योंकि एक स्केड्यूल नहीं बनाया हुआ,
आपने शुरू से एक डिसिप्लिन ही मेंटेन किया हुआ, तो उसमें ये चीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है कि आप फिर उस टफ लव को भी सही से अप्लाई उस कॉन्सेप्ट को नहीं कर पाते। तो उसमें जो आपने जो डिफरेंट इसके वो बनाए थे ना स्टैंड्स, वो थोड़ा सा बताएं, और खासतौर पर थोड़ा सा इससे रिलेट भी कर दें कि स्केजुलिंग और ये डिसिप्लिन किस तरह आप पेरेंट्स करें, डायरेक्ट रेड उसकी तरफ ना जाए, रेड स्टैंड की तरफ। अच्छा, एक तो मैं टफ लव के बारे में जरूर बात करना चाहूंगी कि जो टफ लव का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली अमेरिकन पेरेंट्स का बनाया हुआ एक मेथोडोलॉजी है, जो कि उन्होंने ऐसे बच्चों के लिए क्रिएट किया, एक ग्रुप ऑफ पेरेंट्स ने जिनके बच्चे डिसिप्लिन में नहीं आते थे, उनकी बात नहीं मानते थे, उनसे पैसे बहुत ज्यादा डिमांड करते थे, और वो फिर बिहेवियरल इश्यूज के साथ थे, एंड देन फिर कुछ ड्रग्स के इश्यूज में भी वो इन्वॉल्व होते थे। तो उन्होंने ये सोचा कि इन बच्चों को हम प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा देते हैं, और फिर भी हमें जो सुकून इनकी तरफ से चाहिए, जो आराम चाहिए, जो रिस्पेक्ट चाहिए, वो नहीं मिलती। तो ऐसा क्या किया जाए कि हम इन बच्चों की जिंदगियां बेहतर अंदाज से बदलने में अपना जो पेरेंटल रोल है उसको अच्छे तरीके से अदा कर सकें। सो दैट इज हाउ उन्होंने कुछ फाउंडेशन लेट डाउन की, टफ लव की, फिर उसके ऊपर 12 प्रिंसिपल्स जो हैं, जो कि इंटरनेशनली 10 प्रिंसिपल्स हैं, वी एडेड टू मोर पाकिस्तानी कल्चर के हवाले से, तो वो इस्टेब्लिश किए गए। जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी कल्चर के अंदर, तो खास तौर पे यहाँ जो मुझे पेरेंट्स का डिलेमा नजर आता है वो ये है कि जब भी बच्चा एक घर के अंदर पैदा होता है तो काफी खुशियां उसके ऊपर जो है वो सेलिब्रेट की जाती हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो बड़े खुश होते हैं, वो बेटी है या बेटा है, लेकिन वो कभी भी ये डिजाइन नहीं करते कि इस बच्चे के हवाले से बिगर पिक्चर उनके जहन में क्या है कि जब ये बड़ा होगा तो ये कैसा बनना चाहिए। वो हमेशा ये गोल बनाते हैं कि ये डॉक्टर बनना चाहिए, एकेडमिक, ये इंजीनियर बनना चाहिए। हाँ, एकेडमिक का फोकस उनका ज्यादा होता है, ये किस स्कूल में हम पढ़ाएंगे, बट वो ये कंसिडर नहीं करते, यानी जो बिगर पिक्चर है कि एकेडेमिया जो है इज वन पार्ट ऑफ एनीवन्स लाइफ, लेकिन सेट ऑफ वैल्यूज क्या होगा जिसके ऊपर वो अपने बच्चे को परवान चढ़ाना चाहेंगे। क्या वो चाहेंगे कि उनका बच्चा बड़ा होकर काइंड हो, वो कंपैशनेट हो, वो अपना ख्याल रखता हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करता है, एंड सिमिलरली वो इस कम्युनिटी जो उसके इर्द गिर्द है वो उसके बारे में भी ख्याल रखे, वो रिस्पेक्टफुल हो टुवर्ड्स एवरीवन, वो ना सिर्फ इंसानों की रिस्पेक्ट करने वाला हो बल्कि जो उसके इर्द गिर्द कुदरत की डिफरेंट नेमतें हैं वो उनको भी रिस्पेक्ट करने वाला हो। सो हम ये जो वैल्यूज का सारा सेट है हम इसको ज्यादा फोकस नहीं करते, और हमारा बतौर वालिदैन ज्यादा फोकस ये होता है कि मेरा बच्चा कौन सी पोजीशन ज्यादा से ज्यादा बड़ी लेगा जो कि मेरे घर में ज्यादा प्राइड लेकर आ सके, और मैं जरा सीना तान के ब्रैग कर सके, तो लोग मेरी वाह करेंगे क्या बच्चा जबरदस्त आपने बिल्कुल सही कह रही हैं और क्या पाला है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो हमें ये डायलेमा अपना थोड़ा मैनेज करने की जरूरत है, बिकॉज अब मेरे हाल में ज्यादातर पेरेंट्स इस एरिया से तो वाकिफ हो ही चुके हैं कि हमारे पास अब जो है वो आम बच्चे नहीं हैं, ये डिजिटल एज की पैदावार हैं, तो इन्हें बेहतर तौर पर परवान चढ़ाने के लिए वी हैव टू बिकम मोर स्मार्टर पेरेंट्स। हो सकता है हमारे जो पेरेंट्स थे उन्हें उतनी ज्यादा हमने डिफिकल्टीज नहीं दी जितनी के आज का जो बच्चा है वो पेरेंट को डिफिकल्टी देता है। तो पहले जो पेरेंट्स होते थे वो बगैर सीखे भी अगर बच्चों को पाल लेते थे तो उसकी बुनियादी वजह यह थी कि तब दुनिया बहुत सादा थी, अब दुनिया इवेंचुअली कॉम्प्लेक्स होती जा रही है और आने वाले सालों में ये और कॉम्प्लेक्स होगी। तो अगर हम बच्चे पैदा करना चाहते हैं, अगर हम बच्चे परवान चढ़ाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें बतौर वालिदैन खुद भी काफी चीजें सीखने की जरूरत है कि ये जो मेरे हाथ में इन्होंने हाल हैं ये मैं किस तरह के इंसान आगे चल के बनाऊंगी या बनाऊंगा, और मुझे क्या चीजें लर्न करने की जरूरत है ताकि मैं इस जिम्मेदारी को जो कि कुदरत ने भी मुझे सौंपी है मैं उसको अच्छे तरीके से निभा सकूं। तो टफ लव का कॉन्सेप्ट बेसिकली ऐसे असूलों के मुताबिक अपने बच्चों को परवान चढ़ाना है जो कि आप उनके एंड फ्यूचर को देख के करते हैं। लेकिन इसमें आमतौर पे पेरेंट्स ये समझते हैं कि अच्छा कभी कभी डांट दें, कभी कभी प्यार कर लें तो ये टफ लव जो है वो अच्छा अप्लाई हो गया। ये टफ लव नहीं है। टफ लव की फाउंडेशन है कि यू हैव इनफ लव फॉर योर चाइल्ड कि आप उसके साथ ठोस बातचीत कर सके उसके उन बिहेवियर्स के हवाले से जो कि अनएक्सेप्टेबल हैं, जो कि नापसंदीदा हैं, जो कि अनवांटेड हैं, और आपको लगता है कि आज जो ये मुझे बिहेवियर नजर आ रहे हैं कल को जब ये बड़ा होगा तो ये बिहेवियर ज्यादा पुख्ता होंगे, तो मुझे आज क्या बातचीत करने की जरूरत है ताकि कल जो मेरा बिगर पिक्चर है ये बच्चा उसके मुताबिक जो है वो परवान चढ़ने की तरफ जाए।
तो ये बिल्कुल। असूल इसके पीछे जो है वो टफ लव के नजर आते हैं। इसमें मुख्तलिफ तरह के स्टैंड हैं जो कि वालिदैन को लेने के लिए कहा जाता है, जिसमें ग्रीन स्टैंड हैं। एंड ग्रीन स्टैंड से मुराद है कि पेरेंट्स छोटी छोटी बातें अपने बच्चों से ऐसी मनवाएं जो कि उन्हें पहले ही पता हो कि अगर वो बच्चे को ये कहेंगे तो बच्चा फौरन मान जाएगा। जैसे आप कहते हैं कि मुझे एक गिलास पानी ला दें, आप बच्चे को कहते हैं कि मुझे टिश्यू बॉक्स पकड़ा दें, कि मेरे ग्लासेस मुझे पकड़ा दें, लाइट जो है वो ऑन कर दें, पंखा बंद कर दें। तो इस तरह की बहुत छोटी छोटी बातें जो कि वो विद इन अ मिनट कर सके एंड क्विकली कर सके, आप उसको करने की तरफ जाते हैं। एंड दूसरे नंबर के ऊपर येलो स्टैंड है। येलो स्टैंड से मुराद ऐसी बातें हैं जो कि आपका बच्चा, आपको लगता है कि वो मान तो जाएगा बट आपको थोड़ा बहुत निगोशिएट करना पड़ेगा, ये अच्छा। फौरी यस नहीं होगी ग्रीन स्टैंड की तरफ। तो आप अपने बच्चे से फिर अगर ग्रीन स्टैंड लेने के आदि उसे बनाते हैं तो फिर आप कभी कभी जो है वो येलो स्टैंड भी लेते हैं, जिसमें आपका बच्चा कहता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर रहा, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं अभी टीवी देख रहा हूँ, मैं और ये काम नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप रिस्पेक्टफुली उसको बार बार करने की बात करते हैं तो इवेंचुअली वो उठ के उस काम को कर लेता है। टफ लव में आप जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप अपने बच्चे की रिस्पेक्ट भी पूरी कर रहे होते हैं, उससे मोहब्बत का इजहार भी पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ उसको डिसिप्लिन करने के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें भी अप्लाई कर रहे होते हैं। सही। आप अपने बच्चे को गले लगा के कह सकते हैं कि आपसे मुझे प्यार बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो आप बहुत ऊंची आवाज में अपने बहन भाइयों से बात करते हैं ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं चाहती हूँ कि आप अपने इस रवैये को तब्दील करने की तरफ जाएं। तो ये टफ लव का एक मेथोडोलॉजी है। जो थर्ड स्टैंड टफ लव में अप्लाई होता है वो रेड स्टैंड का है। रेड स्टैंड से मुराद ऐसी बातें हैं जो कि आपका बच्चा बिल्कुल भी नहीं मानेगा एंड यू नो कि मैं जब ये बात करूंगी तो वो कहेगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जस्ट लाइक अगर आप कहती हैं कि आपको बेटा एक हफ्ते के लिए सेलफोन नहीं मिलेगा, नो स्क्रीन टाइम एट ऑल, तो वो कहती हैं कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, दिस इज नॉट गोना हैपन, यू नो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट एट ऑल, और बाकी कोई और बात है तो करने की तरफ जाए, बट ये बिग नो है। तो ये रेड स्टैंड है। और ये रेड स्टैंड तभी आप अपने बच्चे के साथ ग्रीन स्टैंड जो है वो हर रोज लेते हैं एंड कभी कभार येलो स्टैंड आप लेते हैं एंड इवेंचुअली आप रेड स्टैंड उसके साथ लेने की तरफ जा सकते हैं। एक और बात जो कि रेड स्टैंड लेते हुए हमें यानी तवज्जो की हामिल है कि रेड स्टैंड आप कभी भी अकेले नहीं लेते। रेड स्टैंड में आप पहले अपने हस्बैंड से बात करते हैं, और फैमिली मेंबर्स दादा दादी है, दादा दादी, हाँ, आप उन्हें ऑन बोर्ड लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये मैं करने जा रही हूँ, एंड उसके नतीजे में आप एक टीम के तौर पर आपस में डिस्कस करते हैं कि जब आप ये बात कहेंगी तो पॉसिबल रिएक्शंस क्या होंगे, क्योंकि पॉसिबल रिएक्शंस क्राइसिस के हैं। वो रोएगा, वो चीखेगा, वो कहेगा मैं घर छोड़ जाऊंगा, वो कहेगा मैं खुद को कुछ कर लेता हूँ। तो ये जितने पॉसिबल रिएक्शंस हैं आप पहले उन्हें लिखते हैं और फिर उनके अप्रोप्रिएट आंसर्स प्रिपेयर करते हैं। और अगर आपको लगे कि आप इन सारे क्राइसिस को मैनेज कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ योर टीम, तो फिर आप उसके साथ एक मीटिंग में उसको डिस्क्लोज करने की तरफ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक फोर्थ स्टैंड जो कि हम लोगों ने स्टैब्लिश किए हैं वो है लश ग्रीन स्टैंड। लश ग्रीन स्टैंड से मुराद है कि आप अपने बच्चे को ऐसी बातें भी बाज़ उससे मनवाते हैं जो कि उसको खुद भी करना बहुत पसंद हो। जैसे अगर आपके बच्चे को मैंगो आइसक्रीम बहुत पसंद है तो आप कहती हैं कि बेटा मैंने फ्रिज में मैंगो आइसक्रीम ला के रखी है, आप ऐसा करें कि ट्रे में बर्तन निकाल के आइसक्रीम लाकर सबको सर्व करें। तो उसका फौरन रिएक्शन होगा कि मैं अभी भाग के जाती हूँ, मैं अभी लेकर आती हूँ, बिकॉज शी लाइक्स टू ईट मैंगो आइसक्रीम। तो ये लश ग्रीन स्टैंड है। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में या तो हम बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हैं और हमें यूं लगता है बतौर पेरेंट के लाड प्यार से मुराद है कि हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। अगर हम अपने बच्चों की किसी बात को रद्द नहीं करते, अगर हम अपने बच्चों को किसी बात पे नो नहीं कहते, अगर हम उनकी मनपसंद के गैजेट्स, मनपसंद चीजें उन्हें लाकर देते हैं, तो हमें लगता है कि वी आर शोइंग आवर लव टू देम। एंड दूसरी तरफ जब हमारा बच्चा बड़ा होता है या वो टीन एज में जाता है या प्री टीन्स में है और वो कुछ फैसले अपनी लाइफ के बारे में लेता है, तो हम स्ट्रिक्टली नो कहना शुरू कर देते हैं। तो हमें एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा और वो बैलेंस जितना आप जल्दी किसी छोटे बच्चे के साथ करना शुरू कर दें तो वो उतना ज्यादा बेहतर है। यानी हमेशा अपने बच्चे को वही बातें कहें जो कि आप करने के काबिल भी हैं, उससे रॉन्ग कमिटमेंट ना करें और कभी कभी उसको नो भी कहना शुरू करें ताकि वो नो सुनना शुरू करे। अच्छा, एक मुझे चूंकि काम करते हुए 18 साल हो चुके हैं इस सारे सिनेरियो में, तो मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी कि ये जितने भी मैं स्टैंड्स का जिक्र कर रही हूँ, पेरेंट्स यूजुअली इसको नहीं लेते।
घरों के बिल्कुल। अंदर पेरेंट्स, लेकिन बच्चे समहाउ नेचर के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ये सारे स्टैंड पेरेंट्स के साथ ले रहे होते हैं, अच्छा। एंड दे डोंट नो दैट वी आर डूइंग इट। जैसे वो छोटे बच्चे जो हैं आपके, लाइक 3-4 साल का बच्चा है, वो आपके पास आता है, वो कहते हैं मेरी निकर ऊपर कर दे, मेरी पोनी ठीक कर दे, और आप ये सारी बातें प्यार प्यार में उसकी कर रही होती हैं, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा होता है कि वो आ रहा है, वो कह रहा है मेरे इधर से बाल ठीक कर दे, मेरे बाल उसने खराब कर दिए, मुझे ये शूज पहना दे। तो आप प्यार प्यार में वो सारी बातें उसकी मान रहे होते हैं, क्योंकि आपके लिए वो बच्चा जो है वो आपका एक खिलौना भी है, एंड यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद हर और हिम। एंड इवेंचुअली जैसे जैसे वो एज में बड़ा होता है, तो मैं अक्सर कहती हूँ कि पेरेंट्स शुरू शुरू में लाड प्यार से बच्चों की बातें मानते हैं, लेकिन जब वो 4-5 साल 6 साल बच्चों की बातें मानते रहते हैं, तो हाँ। उन्हें फिर बच्चों की बात मानने की आदत भी हो जाती है, फिर वो बिल्कुल। थोड़ी बड़ी बातें भी जो है, यानी आपके बच्चे कभी कभार ऐसी बातें भी कहते हैं जो कि आप नहीं मानते, लेकिन जब वो थोड़ा क्राइसिस पैदा करते हैं, थोड़ी निगोशिएशन करते हैं, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, तो देन यू गिव अप, आप उनकी बातें मानने की तरफ जाते हैं। और जब यही बच्चा 13-14 साल का होता है, तो फिर आप मजबूरी में भी बातें मानते हैं, बिकॉज वो इतने लेवल के क्राइसिस क्रिएट करता है, एंड यू डोंट नो हाउ टू मैनेज दोस क्राइसिस। तो आपको आसान हल ये लगता है कि मैं इसकी बात मान लूं, क्योंकि अगर मैं नहीं मानूंगी तो ये ना कर दे, ये वो ना कर दे, ये जो मुझे थ्रेट्स दे रहा है ये वो करने की तरफ ना चला जाए, ये घर ना छोड़ने की तरफ जाए, ये कह रहा है मैं खाना नहीं खाऊंगा, भूख हड़ताल कर दूंगा, तो अगर खाना नहीं खाया तो ये तो बड़ा कमजोर हो जाएगा, तो हम फिर गिव अप करने की तरफ जाते हैं। तो एक चीज जो मुझे नजर आती है इस सारे डायनामिक्स को स्टडी करते हुए, कि छोटे बच्चों की बात हम लोग जो है वो लाड प्यार में मानते हैं, थोड़े बड़े बच्चों की बात जो है वो हम आदतन, क्योंकि हमारा माइंड प्रिपेयर हो चुका होता है बार बार उनकी बातें मानने को, कि उन्होंने सवाल करना है और हमने हाँ कहनी। एंड जब फिर टीन एज में बच्चा पहुंचता है, तो फिर हम मजबूरी में मानते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। इस साइकिल को अगर हम डेलिबरेटली उलट कर लें और बच्चों से छोटी छोटी बातें मनवाने की तरफ जाएं, ताकि उनका माइंड प्रिपेयर हो कि वो हमारी बातों को यस कहने की तरफ जाए, तो आई थिंक इससे ज्यादा फायदा बच्चे और पेरेंट दोनों हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। और इतना अच्छा आपने पूरा ये सारे जो एक्सप्लेन किया, अगर ये चीज पहले से अप्लाई हो रही होती, तो जिस चीज की अभी हम बात कर रहे हैं, मतलब स्क्रीन टाइम एक इशू है जिसको आज डिस्कस कर रहे थे, तो ये उसमें बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर सकता था, कि बच्चों को फिर होता है कि हाँ पेरेंट्स का सुनना है, और फिर आप ऑल्टरनेटिव्स उन्हें दे सकते हैं उसकी जगह, स्क्रीन टाइम की जगह। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन सैडली वही बात है कि यहाँ तो पेरेंट्स बिल्कुल, वो एक कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा आजकल मैं कवर कर रही थी, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग वाला, या तो बिल्कुल उस तरफ चले जाते हैं, या फिर बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेटेड या डिसग्रंटल्ड पेरेंटिंग जो है ना उसकी तरफ चले जाते हैं पाकिस्तान में। और प्रॉब्ली यही रीजन है कि हम लोग आजकल इतने परेशान भी बैठे हैं इस सारे पेंडेमिक में, कि बच्चे घर पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और पेरेंट्स खाली फ्रस्ट्रेट ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि वो अब वो खुद डिस्टर्ब हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो अब वही सारी चीजें जो आप बता रही हैं अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने शुरू से एक डिसिप्लिन नहीं मेंटेन किया हुआ इस किस्म का। अच्छा, एक चीज जो मुझे नजर आती है पेंडेमिक के अंदर खास तौर पे, कि पेंडेमिक से पहले हर घर की एक कोई ना कोई रूटीन जरूर थी, कोई टूटी फूटी कुछ ना कुछ रूटीन जरूर थी, कि इतने बजे उठना है, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है, स्कूल भेजने के बाद माएं ज्यादातर जो है वो ड्रामास लगा के बैठ जाती हैं, और फिर जब ड्रामा खत्म हो गए तो फिर वो काम काज करती हैं, घर के निपटाती हैं, एंड देन खाना प्रिपेयर करती हैं, बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो जाता है, फिर उनके साथ कोई टाइम स्पेंड करके खाना खिला के रेस्ट करवाया, फिर उन्हें होमवर्क करवाया, मीनवाइल मियाँ घर में आने वाले हो गए, फिर उनकी तैयारी थोड़ी शुरू कर दी, एंड फिर घर में डिनर टाइम एक हुआ, फिर टीवी किसी ने देखा नहीं देखा, एंड फिर सो गए। तो कोई ना कोई टूटी फूटी तयशुदा या गैर तयशुदा रूटीन जरूर थी, जिसको हम बाय डिफॉल्ट या बाय डिजाइन फॉलो कर रहे थे। बट पेंडेमिक जो फर्स्ट वेव आया, तो उसमें ज्यादातर जो काम काज हैं वो बंद होने की तरफ गए, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट जो है वो निकला, और ऐसे में जब स्कूल जो है वो क्लोज किए गए, तो बच्चों का सारा टाइम अब घर के अंदर था। और घर में शुरू में तो हर फैमिली ने यही समझा कि ये कोई समर वेकेशन वक्त से शुरू हो गई है, तो फिर लेट नाइट लोगों ने जागना शुरू कर दिया और सारा दिन कर दिया। कोई 2 हफ्ते तो चला, फिर उन्होंने देखा कि दिस इज नॉट गोना वर्क, तो अब क्या करें। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि जब कोई काम करने को नहीं है बाय डिफॉल्ट, तो फिर बाय डिजाइन क्यों ना उसको करना शुरू कर दें। So they didn't choose that. Most of the parents, they didn't choose to, make a discipline, make a rough routine, कोई सेमी स्ट्रक्चर जिसको वो फॉलो करने की तरफ जाए, जिसमें कोई बच्चों के सोने जागने का टाइम है, कोई प्ले टाइम है, कोई खाने की रूटीन है।
तो आई थिंक एक चीज जो कि हमें जरूर फोकस करना चाहिए, वेदर वी आर गोइंग थ्रू अ पैंडेमिक और नॉट, कि हर घर के अंदर कोई बाय डिजाइन स्ट्रक्चर जरूर होना चाहिए। और जहां तक छोटे बच्चों की बात है या प्री टीन्स की बात है, दे आर मोर कंफर्टेबल विद द स्ट्रक्चर। लेकिन जब कोई स्ट्रक्चर उनको नहीं है, कोई उठने जागने की रूटीन नहीं है, तो आप देखेंगे कि ये बच्चे जो है मोस्ट ऑफ द टाइम माँ के पीछे क्लिंगी होते हैं, रो रहे होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, बिकॉज दे डोंट नो कि अब नेक्स्ट अगले 2 घंटों में वो क्या कर रहे होंगे या घर में क्या चल रहा होगा। तो आई थिंक इट्स बेटर कि जितनी भी माएँ सुन रही हैं वो कुछ ना कुछ रूटीन जरूर अपनाएं, चाहे वो सेमी स्ट्रक्चर्ड है, कोई बहुत टफ डिसिप्लिन नहीं, बट सेमी स्ट्रक्चर्ड रूटीन है जो कि तयशुदा हो। इससे आपके बच्चे भी कंफर्टेबल रहते हैं और आप भी ज्यादा कामकाज जो है वो अपना डिसिप्लिन के साथ कर सकते हैं। तो आई थिंक ये तो बहुत अच्छा, आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर घर में अगर स्केड्यूल बना लें बच्चों का, तो पेरेंट्स की भी एक बहुत बड़ा बर्डन ऑफ देयर चेस्ट के बच्चे स्क्रीन टाइम कितना करें कितना नहीं, वो रूटीन में उनका लिखा होगा, तो वो उसको फॉलो कर सकते हैं थोड़ा सा। तो अच्छा डॉक्टर्स में फिर लास्ट में की कि ओवरऑल आप पेरेंटिंग के हिसाब से, हमारा जो आज का टॉपिक था उस हिसाब से एक जनरल मैसेज मदर्स को मैं खासतौर पे कहूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर्स पे ही होती है, सारा दिन वो स्पेंड करती है बच्चों के साथ। तो ये कि आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगी ओवरऑल ना, ये आजकल के मतलब पेंडेमिक को ही मैं कहूंगी मद्देनजर रखते हुए, कि किस तरह बच्चों को मैनेज करें, क्या करें मदर्स, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? एक तो चीज जो मैं खास तौर पे माओ से कहना चाहूंगी, बिकॉज जो माएँ हैं घर भर के अंदर वो एक हेल्थ मिनिस्टर भी होती हैं। दे आर मोर इन कंट्रोल के पूरी फैमिली क्या करेगी, बिकॉज उन्होंने ही सारी चीजें, खाना क्या खाएंगी वो मियाँ हो सकता है आपको बताकर जाएं, बट टाइमिंग आपकी होती है, पकाना आपने होता है। तो बच्चे भी ज्यादातर टाइम जो है हमारे कल्चर के अंदर माओ के साथ स्पेंड करते हैं, तो वो ज्यादा अपनी माँ की बात को सुनने की तरफ जा सकते हैं। आल्दो के वो बीच में थ्रेट तो देते रहते हैं कि मैं अब्बू आएंगे तो बताऊंगा, और माएँ भी देती रहती हैं कि तुम्हारे अब्बू आएंगे तो मैं बताऊंगी, बट ये थ्रू आउट ग्लोबली कल्चर में है। एक चीज जो मैं माओ को खास तौर पे कहना चाहूंगी, जो कि उनके पूरे दिन की जो रूटीन हैक्टिक है उससे वो निकल सकती हैं और अपने बच्चों को भी निकाल सकती हैं, कि वो जरूर कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो। एंड इट कुड बी एज सिंपल एज वॉकिंग, इट कुड बी एज सिंपल एज वॉकिंग। और पेंडेमिक के अंदर भी एक चीज जो कि मैं अक्सर पॉइंट आउट करती हूँ अपने टीवी शोज में भी, कि ज्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि पेंडेमिक आ गया अब घर से बाहर भी निकलना है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। आप जरूर उन आवर्स के अंदर जहाँ पे आपको बाहर कम रश नजर आए, अपनी गली के अंदर, अपने जो आपका ब्लॉक है उसके इर्द गिर्द वॉक जरूर करने की तरफ जाएं। और अगर आप खुद वॉक करती हैं, साथ में बच्चों को भी ले जाती हैं, तो इस तरह वो भी हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर आएंगे। एंड वॉक के दौरान आप कोई पोइम्स राइम कर सकती हैं, कोई और उन्हें स्टोरी शेयर कर सकती हैं। बच्चे वैसे बातें करते हैं जरा, हाँ बच्चे शेयर भी ज्यादा करते हैं चलते हुए। आप बच्चे जिस भी रास्ते में से गुजरे होंगे वो पूछेंगे ये क्या चीज है, वो क्या चीज है, बिकॉज वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। दैट इज वाई दे आस्क क्वेश्चन, उन्हें ज्यादातर चीजों का नहीं पता होता। लेकिन हम चूंकि बड़े होते हैं, हमें पता होता है, तो ज्यादातर मैंने देखा है पेरेंट्स सवालों के जवाब देने की बजाय बच्चों को कहते हैं कि चुप हो जाओ, अपनी टीचर से जाके पूछना, या तुम्हारी बुक में लिखा होगा तुम वहां जाके पढ़ना। जब भी बच्चा सवाल पूछे उसको जरूर जवाब देने की तरफ जाए। जरूरी नहीं कि आपके पास हर सवाल का जवाब हो, आप खुद भी फोन पे लग जाते हैं, ये भी इशू है, खुद भी फोन पे लगे। बिल्कुल। और एक चीज जो हम बात कर रहे थे कि बच्चे कैसे सीखेंगे, तो पेरेंट्स मॉडलिंग के थ्रू ही उन्हें सिखा सकते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है किसी भी घर के अंदर कि पेरेंट कहते रहे बच्चों को कि आपने स्क्रीन टाइम कम करना है और अपना स्क्रीन टाइम उनका चलता रहे। कभी भी मुमकिन नहीं है कि बच्चे उन्हें सीखें, क्योंकि बच्चे इमिटेट करते हैं, वो बड़ों की बातों को नहीं सुनते, वो जो खुद बड़े कर रहे होते हैं वो उसी को कॉपी करके वैसा करना शुरू कर देते हैं। तो अपने स्क्रीन टाइम को फोकस करें और कोशिश करें कि लेसर से लेसर हो। लेट्स से अगर आपका स्क्रीन टाइम जो है वो 4 घंटे है थ्रू आउट पूरा दिन जो टोटल है, तो आप कोशिश पहले कर लें कि 3.5 घंटे हो जाए। इसी तरह अगर बच्चे का भी 4 आवर्स है, तो पहली कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि फौरन कैसे बंद हो, पहली कोशिश होनी चाहिए कि 3.5 घंटे कैसे हो। और आप बच्चे के साथ जब इजी निगोशिएट करेंगे 3.5 घंटे में, तो इसका येलो स्टैंड पर हर या वो ग्रीन स्टैंड है, तो वो आसानी से मान जाएगा कि हाँ मैं इतना तो कर ही दूंगी। एंड देन इवेंचुअली 2 हफ्तों के बाद आप उसको रिड्यूस करें। तो फिजिकल एक्टिविटी और आप क्या करती हैं, ये दोनों चीजें जो है वो काफी फोकस करने की जरूरत है। एक और अहम पॉइंट जो मैं इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाते हुए पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी, कि हमें बाहर ये लगता है कि अगर हमारा 1 बच्चा है, 2 बच्चा है,
3 बच्चे हैं तो हमने इन्हें पालना है। पालने से मुराद है कि हमने अच्छे से अच्छा खाना प्रोवाइड करना है, अच्छे से अच्छी स्कूलिंग प्रोवाइड करनी है, अच्छे से अच्छे गैजेट्स प्रोवाइड करने हैं। हमें ये जरूर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये जो बच्चे कुदरत ने हमें दिए हैं, इट्स अ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन जस्ट रेजिंग दीज 3-4 चिल्ड्रन। ये एक नस्ल है जो आपके हाथ में है और आपने इस नस्ल को परवान चढ़ाना है। आप जरूर एक बिगर पिक्चर रखा करें अपने बच्चों की कि आप क्या चाहते हैं कि जब आप दुनिया में ना हो तो जो आने वाली दुनिया है वो किस तरह की हो। जैसी आप देखना चाहते हैं वैसी वैल्यूज अपने बच्चों में रखकर उनको जरूर परवान चढ़ाने की तरफ जाएं। ब्यूटीफुल डॉक्टर उस्मा, आई होप कि पेरेंट्स जो हैं वो इस एडवाइस को जरूर सुने और थैंक यू सो मच। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन रहा और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आपने बताए हैं, बहुत यूजफुल टिप्स दी हैं। होपफुली तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, थैंक यू फॉर हैविंग मी।